बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और साक्षात्कार में आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित। और मित्रों, आज बनने वाला है पार्ट 2। बात करेंगे हम मनीष भैया जी से और जानेंगे आज विधानसभा चुनाव के बारे में। और इसके अलावा मनीष भैया जी से कुछ व्यक्तिगत सवाल भी हैं, तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और मनीष भैया से जुड़े हुए जो भी वाकये हैं, जो भी जानकारियां हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस आपसे एक कार्य यही करवाना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि यह वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं, बात करते हैं। धन्यवाद। स्वागत है भैया जी आपका इस वीडियो में, इंटरव्यू विद रजत पांडे के इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया जी, मेरा आज का सवाल आपसे विधानसभा चुनाव 2022 से संबंधित है। अभी हाल में 10 मार्च को जो परिणाम घोषित हुए, उसमें ऊंचाहार से डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। तो आपका उनके लिए क्या कहना है? वह डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की ही नहीं बल्कि अन्य किन लोगों की विजयश्री हुई है ऊंचाहार विधानसभा में? ऊंचाहार की जनता की जीत हुई है। यहाँ विकास के मुद्दों की जीत हुई है और जाति धर्म से उठ करके ये जीत सुनिश्चित की गई। और यहाँ का इस जीत का सबसे बड़ा योगदान यहाँ की सम्मानित जनता को जाता है, जिसने अपना सही निर्णय, सही डिसीजन लेकर के सही व्यक्ति और व्यक्तित्व का चुनाव किया। जी बिल्कुल। तो यद्यपि डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी को एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाना जाता है, तो फिर भी क्या वजह रही कि ऊंचाहार विधानसभा से कुछ माननीय चेहरों ने, ब्राह्मण चेहरों ने उनका पुरजोर विरोध किया और इसके अलावा भी उनको मुंह की मात खानी पड़ी? क्या वजह रही? देखिए, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को ब्राह्मण चेहरा माना जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है प्रबुद्ध समाज से, और ब्राह्मणों की हक की आवाज उन्होंने हमेशा उठाई है जी। और जैसे आपने कहा कि कुछ माननीय लोगों ने उनका विरोध किया, वो विरोध उनका व्यक्तिगत विरोध हो सकता है कुछ लोग अपनी पार्टी की बंदिशों से मजबूर रहे हों, कुछ अदर पार्टियां नहीं हो जिन्होंने अपना जिम्मेदारी जो संगठन द्वारा दी गई रही हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी में जो भी अन्य समाज से, ब्राह्मण समाज के नेता रहे होंगे या उनके कार्यकर्ता रहे होंगे, पदाधिकारी रहे होंगे, उन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने किसी भी कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने ब्राह्मण समाज का विरोध किया, उन्होंने अपने पद का निर्वहन किया है, अपने दायित्व का निर्वहन किया, उन्होंने अपनी पार्टी की दी गई जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन किया है। उन्होंने कहीं ऐसा विरोध नहीं किया। जी बिल्कुल। तो विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने उल्टा सीधा टिप्पणी किया मनोज पांडे जी के ऊपर, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के ऊपर। खासकर बात करेंगे मनोज पांडे जी के ऊपर, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या विचार है जिन्होंने उल्टे सीधे कमेंट किए? जिसकी जो मानसिकता होती है, जिसकी जो सोच होती है, वहीं तक वो बोल सकता है जी। अगर कोई ऊंची टिप्पणी कर रहा है तो उससे उसकी मानसिकता जाहिर होती है कि उसकी मानसिकता क्या है और उसकी सोच क्या है। जी बिल्कुल। आदमी के शब्द ही उसके बारे में बयान करते हैं, उसका मायने क्या है। जी बिल्कुल। और आपके हिसाब से अभी ऊंचाहार में कौन कौन से विकास कार्य बाकी हैं? जैसे ऊंचाहार में विकास कार्य की बात की जाए तो बहुत से ऐसे विकास कार्य है जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए किसी न किसी एक प्रकार के रोजगार के लिए एक बढ़िया सी फैक्ट्री अथवा एक कंपनी की आवश्यकता है, जहाँ से सब लोग रोजगार हो सकें, एक अपना नौकरी पेशा करके अपनी जीविका चला सके। सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी अगर बात करें तो शिक्षा का स्तर पिछले दो पंचवर्षियों से काफी बढ़ा है। 2 पंचवर्षीय मान चलिए की शिक्षा बढ़ा है। ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज जैसे है, संपर्क मार्ग, विकास कार्य के पानी टंकी, सौर ऊर्जा, अपना आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। विकास कार्यों में जो बढ़ोतरी हुई है, हम उम्मीद करेंगे इससे कई गुना और ज्यादा ऊंचाहार विधानसभा विकास कार्य तेजी से होंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी को एक विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। आप उन्हें किन अन्य नामों से संबोधित करना चाहेंगे? आप उनके लिए एक वाक्य में कौन सा डायलॉग कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 100 शब्दों की एक बात कहना चाहूँगा। जो न्याय हित की लड़ाई लड़े, समाज हित की लड़ाई लड़े, जाति पात से हट करके सब समाज को अपना मान चले, वही नेता होता है। उनके अंदर सारे गुण है और सर्वगुण संपन्न है। जी बिल्कुल। एक व्यक्तिगत सवाल मेरा आपसे है, आपको सर्वप्रथम भैया जी उपनाम की जो संज्ञा है वो किसने प्रदान की थी? ये मेरा उपनाम मेरे कॉलेज लाइफ में लखनऊ में जब शासन की स्टार्टिंग चुनाव चल रहे थे, उस समय टाइटल हुआ था और मैंने नामांकन की प्रक्रिया की थी वहीं शासन चुनाव लड़ने के लिए। तभी मेरे
चाहने वालों ने पोस्टर बैनर में मेरा नाम डलवा दिया था। जी बिल्कुल, प्रत्येक साल आपका ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। वो कौन सा वर्ष था जिस वर्ष से आपका उदीयमान हुआ था? और इसके अलावा मैं आपसे एक और विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया आप जो आपके दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, सपोर्टर हैं और जो भी आपको दिल से मानते हैं, उन सभी को आपका जो ग्राफ है जो बढ़ने का, उसको आप बारीकी से एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कृपा करें। देखिए, जैसे अगर बात करें क्षेत्र में आने की, समाज में आने की, तो हमने 2007-8 से अपने आप को इस क्षेत्र में कहीं न कहीं ला करके आगे रखा और 2010-11 से मैंने क्षेत्र में, समाज में अपने आप को काफ़ी आगे तक पहुंचाने का प्रयास किया और शायद मैं सफल भी रहा। और इस तरह साल दर साल मेरा ये जो लोगों से संपर्क था, बढ़ाव लगाव था, ये बढ़ता गया। 2013, 14, 15 मान चलिए मेरे लिए वो समय था जिस समय बहुत से लोगों ने, जाने अनजाने न जाने कितने लोगों ने मुझे अपना वो माना, आदर्श माना, मुझे फॉलो करते रहे। मैं उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपने जिला पंचायती का चुनाव लड़ा था सलोन से, तो उसके बाद से आपने लगातार चुनाव से दूरी बना ली थी, इसकी वजह? वजह कुछ नहीं थी, ना चुनाव से दूरी थी, ना क्षेत्र से दूरी थी। दूरी होने का सिर्फ एक वजह मान लीजिए, एक रीजन था कि कोई ऐसी, जैसे हमने उम्मीद की थी कि अगर कोई आपकी सामान्य सीट आएगी तो फिर चुनाव की तैयारी की जाएगी। आरक्षण की वजह से, एक कह लीजिए सीधा आरक्षण की वजह से हम चुनाव क्षेत्र से वंचित रहे और चुनाव लड़ने से वंचित। जी बिल्कुल। और इसके लिए आप अपने जो सपोर्टर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपको सपोर्ट करते हैं दिल से? मैं उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार करना चाहूँगा। और मेरे हर बार हमेशा मैंने आपसे कहा, किसी का आभार कर देने से, किसी का धन्यवाद कर देने से उनके द्वारा किया गया एहसान हमसे कम नहीं हो सकता। हाँ, मौका पड़ा, जरूरत पड़ी तो उन लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के शायद उस चीज़ को कहीं ना कहीं सहभागिता करके कुछ हल्का जरूर। भैया जी, 2015-16 के दौरान आपके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता था, ऐसा मैंने सोशल मीडियाज में कई वीडियोस में देखा था। तो अब हमें वो जनता दरबार जिसके माध्यम से आप जनता की शिकायतों का निवारण करते थे, वो हमें कब दोबारा देखने को मिलेगा? आप ये मान चलिए कि जो जनता दरबार हमारे द्वारा किया जाता था, जो लोगों की समस्याओं को सुना जाता था, उसका बहुत जल्द निर्वहन करने का समय फिर आने वाला है। पुनः आप लोगों के बीच वही जनता दरबार लगा कर वही लोगों की शिकायतों का निस्तारण की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। और मैं इस प्रयास में लगातार प्रयासरत हूँ इस दिशा में कि कितनी जल्दी मैं उस मुकाम से पहुंच करके अपने जनता की जो समस्या है उनको फिर से पुनः उसी तरह सुचारू रूप से उन लोगों को अपने पास बैठा करके उनकी एक एक मुसीबतों की, एक समस्याओं को सुन के उनका निराकरण कर सकूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने अपना कीमती समय दिया इस चैनल के लिए। मित्रों, आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह मनीष भैया से मुलाकात करके आप सभी लोगों के लिए एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं किसी अन्य दिन, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।